तो चलिए भाई क्लास 12th वालों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कलेक्शन। जो ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल चार चांद लगा देगी। मतलब आपका अगर सपना है कि 70 आउट ऑफ 70 लाना, तो ये 100 टॉपिक्स पढ़ने के बाद और इनके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को समझने के बाद ये मान करके चलिए कि आपको 170 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। 100% ये पक्का है कि आप 70 आउट ऑफ 70 लाने लायक बन जाओगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए ला रहे हैं 14 डेज की वन शॉर्ट वीडियो की सीरीज, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में तो एक्सप्लेन करके समझेंगे ही। और मेरा जो मानना है कि जैसे आपको तैराकी सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो स्विमिंग की अगर थ्योरी आपको पढ़ाई जाए तो क्या थ्योरी पढ़ करके आप स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि थ्योरी में जितना कुछ सीखेंगे, जब आप पानी के अंदर उतरेंगे, पानी में उतरेंगे तो बहता हुआ पानी है, शांत पानी है, बिल्कुल रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, किस टाइप का वाटर है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे बिना पानी में उतरे हुए आप स्विमिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, वैसे मेरा मानना है कि केवल अकेले थ्योरी और डेरिवेशन के भरोसे आप 70 आउट ऑफ 70 नहीं ला सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो डेरिवेशन पढ़ रहे हो, उस थ्योरी और डेरिवेशन से जो बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बना करके पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें आपको डिटेल में समझनी होगी, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तब कहीं जाकर के आप एक नॉलेजेबल स्टूडेंट होने के साथ साथ आपका कैलिबर भी बढ़ेगा, आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो हम आपके लिए ये जो 100 टॉपिक लेकर के आए हैं, आज इस वीडियो में 100 टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद हमारी शुरू होगी 14 डेज की थ्योरी की क्लास। थ्योरी की क्लास जैसे ही फिनिश होती है, उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो मेन डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक पर, ब्रॉड लेवल पे एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी और 2, 3, 5 मार्क्स के बनने वाले हर एक पॉसिबल क्वेश्चन पे ज्यादा समय हमें देना है। जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस का फॉर्मेट पूछा जाएगा उस फॉर्मेट पे, ठीक है। थ्योरी है, डेरिवेशन है, इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 बार अच्छे से लिख करके समझ लीजिए और डेरिवेशन की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है और ये काम मुझे जो लगता है आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम का काम नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले जाओगे 1 महीने 1.5 महीने में, और वो उस स्ट्रेटजी के साथ हम आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। लेकिन मेन जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो जरूरत है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, ठीक है। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तुरंत आप अपना रिवीजन कर पाए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम जो पहली टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बेटा जी क्या करना है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। बाकी इसके बाद जो हमारी वीडियो की सीरीज आएगी उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एमसीक्यू बनेंगे, केस स्टडी, असर्शन रीजन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन की सीरीज भी मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल पर बने रहिए, आपको ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कितना इंप्रूव कर गए और आपका इंटरेस्ट कितना ग्रो कर गया, ठीक है। दूसरी टॉपिक जो हमने आपके लिए यहाँ पे दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से तो ये मान करके चलिए ये आईएमपी टॉपिक है भाई, वीवीआईएमपी टॉपिक है। इस टॉपिक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा।
चाहे वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछी जाए, या डाइपोल की वजह से पूछी जाए, या सीट ऑफ चार्ज की वजह से पूछी जाए, या फिर लाइन ऑफ चार्ज की वजह से पूछा जाए, या स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज मेटालिक कंडक्टर की वजह से पूछी जाए, या इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं वो पूछ ली जाए। कुल मिलाकर के ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टॉपिक है इससे रिलेटेड डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज ये दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी वो ये है कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि इसका आगे 2-3 टॉपिक में भरपूर यूज है और इसकी यूनिट को देख लेना है अच्छे से। और हमें समझना है कि इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल लाइन पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसके स्पेशल केस को देख लीजिएगा। और इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टॉर्क की। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, कैसी फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, तो उस डायपोल पर टॉर्क कितना लगेगा, इसके एक्सप्रेशंस को समझना है। साथ ही साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है बेटा जी कि इससे जो पेयर ऑफ वेक्टर्स बनेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो कौन कौन से वेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है, समझना है, पढ़ना है वो है गॉस थ्योरम। ये भी इसकी बहुत हॉट टॉपिक है, ये भी VVIMP टॉपिक है और बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब ये है कि यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, मतलब कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को तो बिल्कुल आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको आपको समझना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम को यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखना है। किसकी वजह से, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, सीट ऑफ चार्ज की वजह से और सेल ऑफ चार्ज की वजह से। ये इतना कॉन्सेप्ट आप कर लेते हो तो ये निश्चित मान करके चलिए कि यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आसानी से आप करने लायक हो जाओगे, ठीक है। बस जरूरत है रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करने की। रिवीजन स्ट्रेटजी पे आप फोकस करिएगा तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, सीट ऑफ चार्ज की वजह से, पेयर ऑफ चार्ज की वजह से, मतलब जब सेम नेचर के हों, अपोजिट नेचर के हों, मतलब डाइपोल हों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से हमें क्या देखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जम करके इसको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा। ये दोनों केसेज आपको, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए और रिजल्ट तो याद रखना ही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हमें यू देखना है, ठीक। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए। और इसकी कंडीशन आपको बतानी है कि ये डायपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कब स्टेबल होगा और कब ये अनस्टेबल होगा। दोनों कंडीशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये टॉपिक को भी बहुत अच्छे से हमको समझना है और अपने माइंड में उठा करके इसकी इंफॉर्मेशन को सेट कर लेना है। नेक्स्ट जो आपको समझना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है, अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना। डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो बात अलग की है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी, जब चार्ज कैपेसिटर्स क्या हो, एक दूसरे क्या हो, कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। जब ये चार्ज कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में क्या हो, उस कंडीशन में आपको पता करना है कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और कितना एनर्जी का लॉस होगा। उसके बाद आपको देखना है
कि जैसे यहाँ से आप इसको समझो तो ज़्यादा बेटर होगा। कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जा रहा है कहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, तो उस कंडीशन में दो कंडीशंस बनती है। आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को, बैटरी की सप्लाई को मेंटेन रखिए, मतलब कनेक्टेड रखिए, या फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मतलब केस आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा, आपके पास ऐसे प्रिंसिपल मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या किया, कोई इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हो, ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को यहाँ पर कोई एक सेल या बैटरी यूज करके और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कर दे, मतलब कनेक्टेड हो जाए सप्लाई, या फिर डिस्कनेक्टेड हो जाए। तो उस कंडीशन में चार्ज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज मतलब जो जिसके इस पर चार्ज स्टोर हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये सारा चेंज आपको समझना है। और यहाँ से इस टॉपिक से केस स्टडी के क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया जाए, इसके अंदर फिल कर दिया जाए, ठीक। आगे बढ़िए, न्यूमेरिकल देखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल के केस में हैं, कब, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब। तो ये सारे केसेस पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के बुक के एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा बेटा जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स को बहुत अच्छे ढंग से समझना है, और इनके सबके एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक का नेम लिया जाए तुरंत आपके दिमाग में उसका आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ समोसा तो तुरंत समझ जाते हो ऐसा होता है, मैं बोलूँ सीलिंग फैन तो तुरंत समझ जाते हो ऐसे होता है, मैं बोल रहा हूँ कि भैया हमारे यहाँ आज जो है आलू का पराठा बना था, दल भरी पूड़ी बनी थी, तुरंत समझ जाते। ऐसे तुम्हारे माइंड में इसकी पिक्चर बिल्कुल बस रची बसी होनी चाहिए, कहीं से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या करना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और उनके बीच में जो रिलेशन है, तो कुल मिलाकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट और इसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो भी ग्राफ है उसको घुमाएं और उसके वेरिएशन को रेजिस्टिविटी के साथ, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो, वेरिएबल रखें तो, कंडक्टर पे या रेजिस्टिविटी पर, इन सारी चीज़ों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भाई VVIMP टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत गजब की टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन। तो आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और EMF ऑफ सेल के बीच में, ठीक। तो ये रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और वो सारी कंडीशन लिखना है जिस कंडीशन में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है और EMF वोल्टेज है, ठीक है, ये कब ग्रेटर होगा, कब लेस होगा और कब इक्वल होगा। ये तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये MCQ के लिए और असर्शन रीजन के लिए जरूरी टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट EMF टू सेल्स, मतलब दो सेल हों और दोनों
कि ईएमएफ जो हो वो अनइक्वल हो, मतलब एक का V1 है तो दूसरे का V2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है तो दूसरे का R2 है, और इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा। ठीक, किरचॉफ्स लॉ आपको, ये तो भाई यहाँ की हीरो टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है ये? हीरो टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी खूब ढेर सारे करेंगे। ठीक, आपको परेशान नहीं होना है, न्यूमेरिकल्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। तो देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको क्लियर कर दें, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको किरचॉफ्स लॉ और उसके एप्लीकेशन में व्हीटस्टोन ब्रिज तक पढ़ना है। ठीक है, सीबीएसई। अगर आईएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिर क्या है, आपके लिए ये मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों टॉपिक आपके लिए है, लेकिन सीबीएसई वालों को इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये भी वही है, आईएससी वालों के लिए है, सीबीएसई वालों को इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस किस टॉपिक पे आपको सॉल्व करना है? न्यूमेरिकल्स सिंपल सर्किट ऑफ यूजिंग ओम्स लॉ पे, किरचॉफ्स लॉ पे आपको देखना है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर कर लेना है। वो एग्जांपल्स तो छोड़ना भी नहीं है, एग्जांपल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही करना है। अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस ऑफ ग्राफ्स एंड सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इस पूरे चैप्टर्स में जितने भी ग्राफ हैं, वो सारे ग्राफ और जितने भी सर्किट डायग्राम हैं, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब कि एक एक डायग्राम आपके माइंड में रचा बसा होना चाहिए। ठीक है, डिवाइसेज, तो डिवाइसेज में क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेज हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, मतलब उनको बनाएंगे कैसे, डिवाइसेज बनती कैसे हैं, उनकी वर्किंग क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म पे। तो देखिए बायोट सावर्ट्स लॉ, ये भैया यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इससे बहुत अच्छे खासे आते हैं। अब क्या करना है, बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इसकी वजह से करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक है, आपको याद होगा कि जो करंट कैरिंग लूप है, ठीक, इस तरीके से सर्कुलर लूप अगर कोई है, ठीक, तो इसके सेंटर पर और इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस वाला केस आपका क्या हो जाएगा, कहीं बाहर ले लेंगे, इसे सेंटर ले लिए, सेंटर से बाहर। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक डायग्राम आपका ये हो गया, तो ये सर्कुलर लूप का डायग्राम हो गया, और ये करंट कैरिंग लूप का डायग्राम हो जाता है। तो इसका ये सेंटर हो जाता है, और यहाँ पर ले जाकर के कोई पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, फिर यहाँ से इनको ये ज्वाइन कराते हैं, इनको ये ज्वाइन कराते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो वो वाला केस है, यहाँ पे दोनों केस आपको सेंटर वाला और यहाँ पे एक्सिस वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों केसों में आपको इसके डेरिवेशन को अच्छे समझना है। स्पेशल केस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसके स्पेशल केस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्पेशल केस से एमसीक्यू क्वेश्चंस असर्शन रीजन श्योर बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे, इसमें सोलेनॉइड में और टोरॉइड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उस अब हम लोग आ जाते हैं कि हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग कहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना फोर्स लगाएगी, तो वो तो फोर्स आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो जो IBL साइन थीटा है, इस फोर्स को आपको निकालना है, लेकिन इसका डेरिवेशन डायग्राम सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स एक्टिंग
between two current carrying parallel wire separated by the distance define 1 ampere। तो आपको क्या करना है कि जैसे दो करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक, ये वायर 1 हो गया, ये वायर सॉरी वायर 2 हो गया, और दोनों में करंट ऐसे मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए यहाँ करंट I1 जा रही है, यहाँ पे करंट I2 जा रही है, वो जो भी कंडीशन होगी उससे रिलेटेड। तो ये दोनों वायर क्या है, कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, जो भी कुछ आपको निकालना है, कुल मिला करके क्या है कि कितना फोर्स ये म्यूचुअली अप्लाई करेंगे। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो ही कंडीशन बनती है, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। तो वो आपको आगे जब डेरिवेशन पढ़ाया जाएगा, टॉपिक कराई गई होगी, तो वहाँ बताया गया होगा कि कब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, कब रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस, ठीक है, केस स्टडी के लिए भी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, और आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, ये दोनों के दोनों कन्वर्जन को सीखना है। क्या सीखना है, कन्वर्जन को हमें अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, हमें समझना है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो करंट सेंसिटिविटी को और वोल्टेज सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं या उन पर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। और ये बताना है कि अगर करंट इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो केस है ये भी आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि हमको क्या समझना है अर्थ मैग्नेटिज्म को और इसको डिफाइन। तो एक एक पार्ट को उसके डिफाइन करना आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थ्योरेटिकल, और थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हाउ डज द एंगल ऑफ डिप चेंज, तो एंगल ऑफ डिप किस तरीके से चेंज होती है, इसका डायग्राम, इसकी थ्योरी और डेफिनेशन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखो ये जो आपका है डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन, हमको किसके बीच में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, और क्या हो गई क्यूरिज, तो इन दोनों के बीच में, और साथ साथ क्यूरिज लॉ। ये सारी टॉपिक आपको अच्छे से समझ करके रखना है, और जितने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं इनको तो जरूर करना है भाई, जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, और इनको यूज करके इनके एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लेना है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है मोटिवेशनल ईएमएफ क्या होगा, और उसके लिए, ठीक, अगर एल लेंथ की रॉड को वी वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये परपेंडिकुलर इसको मूव कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मर्सनल ईएमएफ कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमें देखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट एल लेंथ की कोई रॉड है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और ये रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशंस में, ठीक है, ईएमएफ क्या होगा वो आपको निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट सीबीएसई में नहीं है, आईएससी वालों को इसको पढ़ना है। सेल्फ इंडक्टेंस और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर रखो। म्यूचुअल इंडक्टेंस और इनका जो एक्सप्रेशन है लॉन्ग सोलेनॉइड को लेकर के, ये भी अच्छे से प्रिपेयर रखिए। एसी जनरेटर का डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रखना है। और ये ग्राफिकली कैसे चेंज होते हैं, ये वाला ग्राफ आपको याद होगा, इस तरीके से ग्राफ बना करके उसको समझाना है, ठीक है। एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, उसमें रिलेशन क्या होता है, इनको आपको क्या करना है अच्छे से समझ करके रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो करंट कब लैग करती है, π/2 की लैगिंग कब होती है, जब एसी सप्लाई से कलेक्ट किया जाए, ठीक है।
तो ये लैगिंग की कंडीशन और करंट के लीडिंग की कंडीशन, ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से क्या करना है, समझ लेना है कि कैपेसिटर में इनका क्या रिलेशन होगा और इंडक्टर में इनका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, इन तीनों के बीच के डिफरेंस को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, और आगे वेरिएशन ऑफ ईच चेंज इन फ्रीक्वेंसी ग्राफिकली, तो इनकी यूनिट वगैरह सब कुछ जो भी कुछ इसमें पूछा जा रहा है वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके अच्छे से नोट कर लेना है, समझ लेना है। एलसीआर सर्किट क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस लिखना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशंस क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से दिखानी है, समझ लेनी है। कंडीशन किस कंडीशंस में है, फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस आकर्स होती है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और वो फैक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बात भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं बेटा जी। हमें प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और वर्किंग हो गई। ये ट्रांसफार्मर की बहुत अच्छे से समझना है, ये भाई हॉट टॉपिक है ये भी, ये और एलसीआर, दो टॉपिक तो आप जबरदस्त रखिए, एलसीआर और आपका ट्रांसफार्मर हो गया, और तीसरा जो है एलसी ऑसिलेशन वगैरह हो गया, ये सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। ठीक, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर ये भी, और कैसे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी जरूरी टॉपिक है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और साथ साथ हमें देखना है कि वो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब ये एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल कर रही हो उसको ग्राफिकली भी दिखाना है, और इनके इक्वेशन को भी आपको लिख करके दिखाना है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, ये हॉट टॉपिक है। ठीक है, ये भी IMP टॉपिक है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। तो ओरिजिन, प्रोडक्शन, डिटेक्शन और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला हो गया, और उसका वेरिएशन, फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, उन सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR, आपको TIR पे जबरदस्त फोकस रखना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, व्हेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, कुल मिलाकर के तो क्या करना है कि आपको एक्सप्रेशंस फाइंड करना है, किसके लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू हो गया, रेडियस कर्वेचर R हो गया, और साइन कन्वेंशन, एजम्पशन, सब कुछ सारा रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। और किस केस में, जब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, और इसकी रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट O ले लोगे, ये ऐसे, मतलब ये केस आप आगे जब पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वहाँ पे अच्छे से करिएगा, जो पढ़ लिए हैं वो ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ड्राइव द रिलेशन फॉर द लेंस मेकर फार्मूला, ये तो भाई VVIMP टॉपिक है। ठीक, इसको भी आपको अच्छे से डेरिवेशन इसका आना ही चाहिए, और डेरिवेशन के साथ साथ क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगी लेंस की, वो मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, और ठीक है, ये सारे बेसिस पे आपको केस स्टडी कर ही लेना है। ठीक, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसकी केस स्टडी जबरदस्त तरीके से हमें कर ही लेना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं लेंस डराइव लेंस फार्मूला, मतलब क्या हो गया, और इसके लिए ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ठीक, और फोकल लेंथ के लिए भी मतलब एक बार 1/u लेकर के 1/v लेकर के f लेकर के ये सारा ग्राफ आपको दिखाना है वहां पे। अगर दो लेंस को टू थिन लेंसेज हैं और उनको क्या किया जाए, दूसरे कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव पावर क्या होगी, इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी टॉपिक है। और आपको क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, इन सब में रिलेशन ड्राइव करना है, और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ
वेरिएशन बताना है कि क्या चेंजेज आएंगे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसको ग्राफिकली दिखाना होता है, ठीक है। तो आप ग्राफिकली समझ लेंगे तो थ्योरेटिकली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं आराम से, ठीक। अब हम बात करते हैं लेवल रे डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये सारे के सारे इनके डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या होंगे, सारी चीजें आपको दोनों के कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों में अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो द इमेज फॉर्मेशन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी अच्छे से समझ लेना। इसमें आई लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, इनकी एडजस्टिंग क्या होती है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करेंगे और इनका जो ट्यूब लेंथ होगी टेलीस्कोप की उसका एक्सप्रेशंस क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, सारी चीजों को विद डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होती है, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, उसकी हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों केस हमको क्या करना है, अच्छे से समझ करके रखना है। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ये भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा एक्सप्रेशन भी हमको ड्राइव करके रखना है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेरिवेशन के साथ साथ इसके फार्मूले का यूज न्यूमेरिकल में अच्छा खासा किया जाता है। फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग जबरदस्त यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिफाइन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक, सिंगल स्लिट के केस में, और इसकी इंटेंसिटी पैटर्न किस तरीके से एंगुलर पोजीशन के साथ वेरी करता है, इसका पूरा जो ग्राफ होता है इसको बेटा जी हम लोगों को अच्छे से समझ करके रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो एंगुलर विड्थ है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, वो वेवलेंथ पर, फ्रीक्वेंसी पर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन पर, विड्थ ऑफ स्लिट पर किस तरीके से डिपेंड करती है या कैसे कैसे उसमें चेंजेज आएंगे, वो सारे चेंजेज हम वन बाय वन करके देखेंगे, समझेंगे। हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये भी अच्छे समझ लेना। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगी, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, वेवलेंथ, ये सारी चीजें आपको सुटेबिलिटी समझ लेनी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे। तो हमको क्या करना, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसकी कंडीशंस भी मुझे पता होनी चाहिए, और क्या करना, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है ये बात अच्छे से दिमाग में आपके रची बसी होनी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, मेटल सरफेस पे, उसको डबल कर दिया जाए फॉर द सेम इंटेंसिटी के लिए, तो किस तरीके का चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, ये कंडीशन अच्छे से समझ करके रखना बेटा। और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चेंज आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा, और इनको ऐसा नहीं, अपने आंसर को सारे केस में आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस ऑफ फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम λ1 टू λ2, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशंस ड्राइव करना है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक, इसका डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डी ब्राय वेवलेंथ। तो डी ब्राय वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के की कंडीशन में लैम्डा इक्वल टू जो h अपॉन √2m के, ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इससे कई सारे रिलेशन और डिराइव होते हैं। अब हमें क्या करना है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, किसके लिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन वहाँ पर नेचर ऑफ पार्टिकल्स को दिखाना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, येजर मॉर्सन एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट के स्कीमेटिक डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थिन फॉइल के लिए क्या होती है, 9th में भी आप पढ़ करके आए हो, थोड़ा सा यहाँ पे उसकी डिटेलिंग समझ लेना, और आपको बताना है कि जो वैल्यू v होगी b, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 180 पर क्या निकल करके आएगी। बोर्स पोस्टुलेट क्या है,
ठीक। और डी ब्राय हाइपोथेसिस में इसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो कौन सी थ्री पोस्टुलेट्स हैं जो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, मतलब क्या हो गया, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इसके एक्सप्रेशंस को ड्राइव करना है। और नेगेटिव वैल्यू जो आप है एनर्जी में वो किस बात को सिग्निफाई करती है ये आपको बताना है। फिर देखना है कि बोर रेडियस क्या होती है, उसका डेरिवेशन भी हमें निकालना है, साथ साथ ग्राफ भी सीखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स पे। तो हाइड्रोजन एटम्स में आपको क्या करना है, रेशियो देखना है कि जब कंप्लीट रिवल्सन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उस कंडीशन में जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक, बोथ पोस्टुलेट्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम्स, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना और प्रूव करना है कि डेंसिटी ऑफ मैटर इन द न्यूक्लियाई इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक, और क्या करना है, अब आपको ग्राफ स्केच करना है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर न्यूक्लियन। ठीक, और इस ग्राफ से और उनके मतलब फंक्शन ऑफ सेपरेशन को भी अच्छे से समझना है और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन दिस ग्राफ, ये भी हमको अच्छे से समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पर एक क्वेश्चंस करके पूछ लिया गया है जिससे क्लियरिटी आ जाए आपको। और नेक्स्ट जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखिएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, डायग्राम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अच्छे से समझ लेना है और इसकी हेल्प से डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, फिजन और फ्यूजन का केस क्या होगा, ये भी बहुत अच्छे से समझना है भाई। क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेना, जो भी कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन के फंक्शन के साथ सेपरेशन, जो सेपरेशन की कंडीशन होगी वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी, 1 बाय 1 करके देख लेना है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के केसेज में जब न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा उस कंडीशन में, ठीक है, क्या एक्सप्रेशंस बनेगा, क्या वेरिएशंस आएंगे, क्या ग्राफ बनेंगे, वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से देखनी समझनी है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को क्या करना है, अच्छे से कूलम्ब फोर्स से कंपेयर करके समझ लेना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स पे। तो इस बेसिस पर हमें क्या करना है, एनर्जी बैंड और डायग्राम को, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है किसके लिए, मेटल के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, तीनों केस को आपको देखना है। ठीक, फिर उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इसके बेस पर हमें क्या करना है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के साथ साथ फिर हमें सीखना है कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, और जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म होता है, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर जो बनती है वो कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, वो सारी कंडीशन हमको क्या करना है, समझना है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नेट करंट होगी वो क्या होगी, इस बात को भी अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड की क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा और उस कंडीशन में नेट करंट क्या होगी, ये सारी बातें हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अब हमें क्या देखना है भाई कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी पीएन जंक्शन डायोड की, और वाई द करंट अंडर द रिवर्स बायस, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द अप टू द क्रिटिकल वोल्टेज। तो ये केस हमें दिखाना है, अच्छे से सीखना और समझना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टेट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑन पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। समझ में आएगा नहीं यार, मतलब क्या हो गया, पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के फॉर्म में, मतलब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये भाई वीवीआईएमपी है, बहुत हॉट टॉपिक है। कैसी टॉपिक है, हॉट टॉपिक है।
ड्रा स्केच ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, दोनों दिखाना है आपको। वो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कौन सा यूज होता है, इसका सिंबल आपको बताना है, और साथ साथ जो जनरल शेप होगा उसको, वी आई कैरेक्टरिस्टिक को, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फंक्शन ऑफ सोलर सेल क्या होता है, वर्किंग क्या होगी, ठीक है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, ये भी हो गया। और इसके साथ साथ आपको डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग एलईडी का अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और क्या करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल इस डिवाइस के लिए कौन सा चूज करेंगे वो बताना है। एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर, ठीक है, क्या है, इनकैंडिसेंट लैंप, जिसको आप क्या बोलते थे पहले, CFL, CFL करके बोलते थे, तो उससे इसको कंपेयर करना है। और जो आपका PN फोटो डायोड है फैब्रिकेटेड, हम कह रहे हैं कि अगर कोई सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप इतना है उससे फैब्रिकेटेड कर दिया जाए तो क्या यहाँ पर इतने nm की वेवलेंथ डिटेक्ट होगी, ये आपको क्या करना है, प्रूफ कुल मिलाकर के सॉल्व करना है, और सॉल्व करके चेक करना है कि डिटेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने जो आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको करना क्या है, इस चैनल को पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम आपके लिए बहुत सारी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे वो सारे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सीरीज में, ठीक, बाय बाय।